और इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं और उन्होंने इस पूरे जो उनका जो ऑफिशियल कार्यकाल रहा जब वो वहां पर ड्यूटी करते थे, इस बारे में उन्होंने मीडिया में खुलकर बातचीत की है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मेरा पहला सवाल है, आपसे कई बातें आपने बताई हैं, लेकिन आपने एक बात जो कही, मैं उसी से इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहता हूं। काफी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि आप इंडिया डेली पर आए, तो आप इंडिया डेली पर अब आ चुके हैं। आपने कहा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, जब मैं रिज़ाइन किया था और जिस तरह से पुलिस का मनोबल डाउन हुआ था उस समय, तो लोगों ने मान लिया था कि शैलेंद्र की तरह बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक्सट्रीम नहीं उठाने की ज़रूरत है कदम, अपने परिवार को अपने को सुरक्षित रखते हुए काम करो। और पूरा पुलिस महकमा इतना मनोबल गिर गया कि बैकफुट पे आ गया था। और आज जब मैं देखता हूँ 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, और विशेष रूप से माननीय योगी जी की जब सरकार बनी तो बधाई देने मैं गया था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि पिछले दशकों में जो सरकारें चली हैं, पुलिस के मनोबल को इतना गिरा दिया है लोगों ने, खासकर अपराधियों के कहने पे। तो एक काम आप ज़रूर ये करिएगा कि इतना इन लोगों को छूट दीजिएगा कि अपराधियों को इन लोग नियंत्रण में ला सके। और योगी जी ने उस पर हूबहू काम किया, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है। और उसी लिए आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है। आज यहाँ विकास की बातें हो रही हैं जी। आज यहाँ अपराधी अपने जान की खैर मना रहा है, या तो जेल में है या एनकाउंटर मारा गया या देश छोड़ के भाग रहा है। जी। तो समय बदल गया है और अब वो प्रूफ हुआ है कि देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। भगवान राम का भी 14 साल का ही वनवास था, मेरा तो 20 साल समय गुजरा। जो लोग कहते थे कि देखो शैलेंद्र का हश्र ऐसा हो गया, आज उनके मुंह पे ताला पड़ गया है। उन लोग कह सकते हैं, जो लोग हमारे शुभचिंतक थे, अब वो समाज में उदाहरण दे सकते हैं कि शैलेंद्र तो रिज़ाइन करके बाहर रहा, अपना सकारात्मक सोच के साथ काम किया, लेकिन मुख्तार जैसे सोच के लोग आज अपनी हश्र को प्राप्त हुए, अपनी गति को प्राप्त हुए। जो उन्होंने लोगों को सताया था, मरवाया था, उनका संपत्ति छीना था, गलत तरीके से अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, भय क्रिएट करके लोगों को, आज उसी भय के साए में वो जीते हुए अंत में अपने हृदय गति रुकने से उनका प्राण निकल गया। तो एक उदाहरण लोगों के सामने आया है। शैलेंद्र जी, अंधेर नहीं है। दो बातें आपने की, दो वर्ड मैं आपके इस जवाब से उठाता हूं। पहली बात आपने की कि भाई शैलेंद्र ने अति कर दिया, देखो उसकी हालत क्या। आपने क्या किया था ऐसा जिसको आपने अति की कैटेगरी में डाला, या लोगों ने अति की कैटेगरी में डाला? देखिए, उस समय भी मुख्तार अंसारी का जलवा सबको मालूम था, बहुत पीक पे था मुख्तार अंसारी। तो सबने ये कहा कि भाई, कई लोगों को ये काम टास्क दिया गया कि एलएमजी रिकवरी, और लोग कहते थे नहीं, धीरे धीरे कोई न कोई अपना कारण लेके पीछे हटते थे। और हमने और हमारी टीम ने जान पे खेल के उसको रिकवर किया। दोपहर तक सब लोग बधाई देते रहे, नहीं बहुत अच्छा गुड वर्क है। और शाम होते होते जब पोटा की जानकारी लोगों तक आई, मुलायम और मुख्तार तक गई, तो यही गुड वर्क बैड वर्क हो गया और हम पर दबाव बनने लगा। मेरी टीम को प्रताड़ित किया जाने लगा, मुझे किया जाने लगा। तो लोगों ने यही कहा, देखो शैलेंद्र ने अति की है, एक्सट्रीम जाके। अरे मध्यम मार्ग से रहता, अपना चुपचाप रोजी रोटी भी चलती रहती। ये तो सरकार है, ऐसी ही चलती है, जब समय मिलेगा काम करेंगे, जब समय नहीं मिला तो नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, भले गलत हो रहा आंख बंद करके पड़े रहो। तो वो चीज़ थी कि हमको कहा जाता था तुम अति की कैटेगरी में चले गए हो, जान पे खेल के, परिवार की सुरक्षा का ध्यान नहीं है, रोजी रोटी का ध्यान नहीं है। तो आज उन लोगों को जवाब मिला है कि नहीं, जो अपने कर्तव्य के पथ पे चलेगा उसको न्याय मिलेगा, भले थोड़ा देर हो। शैलेंद्र जी, एलएमजी रिकवरी करने के बाद आपकी स्थिति क्या हो गई थी? मुख्तार का कितना प्रेशर था आप लोगों के ऊपर? भाई, आप इसी बात से अंदाज लगा लीजिए कि बनारस जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, एसएसपी, एसटीएफ का रातों रात ट्रांसफ़र हो गया। हम लोग की यूनिट क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला ली गई, और लगातार हम लोग को इस बात का दबाव बनाया गया कि आप लोग केस वापस लीजिए। जब मैं नहीं तैयार हुआ तो अंत में हमारी टीम को इतना प्रताड़ित करने लगे, तो मुझे लगा कि मैं एज ए टीम लीडर अब सब कुछ अपने ऊपर लूँ। और मैंने फिर वो समझते हुए इस्तीफ़ा दिया और अपनी टीम को सुरक्षित रखा। और आप
आप समझ सकते हैं कि वो मनस्थिति क्या रही होगी। कोई भी सर्विस में आता है तो सोचता है कि 30-32 साल हमारी ये सर्विस है, अच्छी सर्विस है, जी। मैं और मेरा परिवार अब एक सुकून की ज़िंदगी से रहेगा, एक इज्जत की नौकरी करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो सब छूट गया। तो ये उस समय की मनस्थिति थी। जी। और सर्विस से हटने के बाद भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए और बढ़ गए। न कहीं हमको सरकारी मकान छोड़ने के बाद किराए का मकान मिलता था, न कहीं कोई आजीविका के लिए साधन दिखता था। कहीं हम अपनी नौकरी के लिए प्रयास करते थे तो वहाँ धमका दिया जाता था, इनको हटाइए। मकान किराए पे ले तो वहाँ धमका दिया जाता था, रातों रात हमको वहाँ से हटना पड़ता था। हमारे परिवार पे भी अटैक की नौबत आती थी, पीछा किया जाता था, मुझे चेस किया जाता था। डायरेक्ट हमला तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे पक्ष में PIL पड़ी हुई थी। मुलायम सिंह की सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। तो लोगों ने यही कहा कि शैलेंद्र को अगर एक खरोच भी आई तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन इनडायरेक्टली लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत से शूटरों को हायर किया मारने के लिए। सब चीज़ें थी, समय के साथ बीत गया। अब खैर उस पर क्या बोलना, इसलिए challenges आपने, बहुत थे। जी शैलेंद्र जी, लेकिन इसलिए खुशी आपने से बात की है। इस दौर को वनवास का, मैं इस पर और थोड़ा डिटेल से भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरे दर्शकों का लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास, वो LMG रिकवरी की कहानी क्या है? वो मशीन गन आपने कैसे रिकवर की उसके डेन से, मुख्तार के डेन से, एक तरह से डेन ही कहा जाएगा उसका, उसके किले में घुसकर मशीन गन निकाल लाना, वो बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल सही बात है। लाइट मशीन गन की रिकवरी करते समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लाइट मशीन गन अगर चलेगी तो हम लोग पास जो जैकेट हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो राइफल के अगेंस्ट है, वो धुआं धुआं हो जाएगा, मुड़ जाएंगे कि वही बचेगा नहीं। तो पूरी टीम तो पहले सब लोग यही घबराए हुए थे कि सर कैसे किया जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि घबराओ मत, मैं टीम को लीड कर रहा हूँ, किसी को भी जरा भी खरोच नहीं आएगी। और अपने होशियारी से, अपने हिकमत अमली कहिए, हमने वो तरीका अपनाया और सकुशल लाइट मशीन गन पूरा रिकवर किया, उसके आर्म्स एम्युनिशन जितने थे सब रिकवर किया और अपराधी को पकड़ा। और पोटा एग्जिस्ट करता था तो पोटा कानून लगाया, जिसके घेरे में मुख्तार भी आ गए। शैलेंद्र जी, इसके बाद शुरू होती है आपके वनवास की कहानी। आपने कहा प्रभु श्री राम तो 14 साल के वनवास पे थे, मुझे तो 20 साल का वनवास झेलना पड़ा। 20 साल को मैं अगर पूछूं भी सवाल तो आप 20 साल को 2 मिनट में या 10 मिनट में, 1 घंटे भी आपको दे दूं तो आप उसमें उसको पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे। लेकिन मोटी मोटी बात बताइए, इन 20 साल के दरमियान आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपने 20 साल वनवास के तौर पे जो आपने इसको परिभाषित किया है, ये कैसे काटा? वनवास इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुविधाएं मेरे पास थी उस समय, वो सब कुछ हट गया। न रहने पे के लिए सर पे छत, न चलने के लिए गाड़ी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई सुविधाएं न हो तो जैसे वन में आप चले जाते हैं ना, अपने को प्रकृति के हवाले छोड़ देते हैं। तो मैंने भी अपने ऊपर वाले के हवाले अपने को छोड़ दिया, अपने परिवार को, कि जो होगा अब देखा जाएगा। बहुत से लोग आते थे कि देखिए आपको मारने के लिए फलाने आ रहे हैं, ढकाने आ रहे हैं, ये शूटर आ रहे हैं, वो शूटर आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता था कोई बात नहीं, जिसका ऊपर वाला जब तक रखेगा रहेंगे। वो नहीं चाहता है तो जान चली जाएगी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक दिन मर जाएंगे। तो वनवास का ये कहना था कि कोई सुविधाएं नहीं होती थी और उसमें अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख के यहाँ तक आना एक बहुत बड़ा कठिन तपस्या थी मेरे लिए। जी शैलेंद्र जी, आपने कहा कि वनवास की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन घर वाले आपको क्या कहते थे? घर वालों की तरफ से भी कभी कुछ कहा गया, या फिर घर वालों की तरफ से हमेशा पूरा सपोर्ट रहा, फुल सपोर्ट रहा? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, मैं जब रिज़ाइन किया तो मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया था, ना अपनी पत्नी से किया, ना अपने माँ से किया, ना भाई से किया, ना भाभी से, किसी से नहीं कंसल्ट किया। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों को समाचार के टीवी के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से पता चला कि मैं रिज़ाइन कर दिया हूँ, तो स्वाभाविक है सबका समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्या हो गया। उस समय कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था। मुझे समय लगा पूरे परिवार को संभालने में, समझाने में, और धीरे धीरे परिवार ने पूरा मेरा साथ दिया। मुझे याद है मेरी माँ गांव पे रहती थी, जी। मीडिया के लोग वहाँ भी गए उनका इंटरव्यू के लेने के लिए। तो मेरी माँ ने एक ही चीज़ कहा कि मुझे अपने बेटे पे फ़क्र है, उसने जो किया मैं उससे खुश हूँ, मैं उसके साथ हूँ। भाई ने मेरे कहा कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, पत्नी ने मेरा साथ दिया पूरा। तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपने सहयोगियों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ यहाँ तक आए। और आज देखिए, मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से सकुशल आपके बीच में हूँ, मेरा परिवार सकुशल है। जी।
और जो जैसा किया था मुख्तार अंसारी, अपने ही भय जो दूसरे के अंदर भय व्याप्त किया था, वो एक समय के बाद उसके अंदर खुद वो भय व्याप्त हो गया और हृदय गति रुकने से उसका देहांत हुआ कल। तो जैसा उसने किया था वो सामने आया। मुख्तार के मारे जाने के बाद आपके अंदर की पहली फीलिंग क्या थी, पहला रिएक्शन क्या था, घर वालों ने इस पर क्या कहा? नहीं, घर वाले हमारे इस बात पर डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये पहला आया था कि जो उसने कर्म किया था, जो लोगों को सताया था, उनकी आह लग गई उसको, और जिनको जिनको मरवाया था उन लोगों ने, परिवारों ने कहीं ना कहीं से बद्दुआ दी थी दिल से, और वो इसको लग गई। 3 साल पहले जब यहाँ तक नहीं आया था मुख्तार, पंजाब के जेल में था, या इसके पहले योगी जी के पहले दूसरे जो शासनकाल थे सपा बसपा के, उसमें भी उसको पूरी सुविधाएं मिलती थीं। उन पार्टियों ने अपना समय समय पर कैंडिडेट इसको बनाया था। तो ऐसी दशा में उसने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये हश्र हो जाएगा 3 साल के अंदर जब वो यहाँ आया। और आज देखिए सब कुछ सामने है जनता के। जी शैलेंद्र जी, एक दो सवाल और लूंगा उसके बाद, क्या गलत है क्या सही जी एक दो सवाल और लूंगा उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। अच्छा, कुछ लोग ना सोशल मीडिया पर उसे रॉबिनहुड बता रहे हैं, कह रहे गरीबों का बड़ा मसीहा था, भाई गरीबों के लिए काम बड़ा करता था, कोई इसके दर से खाली हाथ नहीं लौटता था। इस तरह से महिमा मंडन पोर्ट्रे करने की भी कोशिश की जा रही है, तो मैं चाहूंगा आप इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, देखिए सही बात है। जो सरकारी योजनाएं होती हैं, आज से पहले इंटरनेट का ज़माना उतना नहीं था, व्यापक गांव तक नहीं पहुंचती, तो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मालूम ही नहीं होता था कि हमारे हित की कौन कौन सी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं का लाभ ये लोग अपने माध्यम से दिलाते थे। यानी जो इनके खेमे में आए तो उसको योजनाएं दिला के, योजनाओं का लाभ दिला के ये दिखाते थे ये मुख्तार भाई की वजह से मिला आपको। तो मुख्तार भाई एक रॉबिनहुड की इमेज कर लिए थे। लेकिन धीरे धीरे जनता जागरूक हुई, जो नई जनरेशन आई इस 20 साल में जो पैदा हुआ, उस समय आज वोटर है, उसने इस चीज़ को समझा कि ये हमारा हक है। तो जो चंद लोग इनको अभी, इनके जो खास वर्ग के लोग हैं, इनके अपने जो लाभान्वित हैं, वो इनको रॉबिनहुड बना रहे हैं। लेकिन ये रॉबिनहुड की इमेज ख़त्म होते ही भूलते आदमी को टाइम नहीं लगता है। जो आर्थिक साम्राज्य या अपना पॉलिटिकल क्लाउट इन्होंने बनाया था, वो आप देखते जाइएगा कितना शीघ्र ढह के किनारे लग जाएगा। और योगी जी के कारण तो पहले से ढहने लगा, अब तो इनके देहांत के बाद वो सब तितर बितर हो जाएगा। शैलेंद्र जी, सोशल मीडिया पर एक और बात चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में कानून का शासन खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में न्याय तंत्र खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था खत्म हो गई, लोकतंत्र नहीं बची। इस तरह से एक पूर्व नेता को, विधायक को इस तरह से या सांसद को इस तरह से मार दिया गया, इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? 2005 की तुलना अगर मैं 2024 से करूं तो देखिए, बताया ना मैंने, ये चुनाव का समय है, तो जो लोगों को इससे लग रहा है कि मुझे लाभ मिल जाएगा, उन लोग मीडिया में ये बाके आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो एक आम जनता होता है, जो आम जनता है, वो अंदर से कितनी खुश है, इन लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते। आम जनता की नब्ज की पकड़ इनके पास नहीं है, और यही कारण है कि ऐसे लोग सत्ता से बाहर होके बैठे हैं। आज आम जनता अंदर से कितनी राहत की सांस ली होगी, पूर्वांचल की खासकर, ये इन लोग को समझ नहीं आ रहा है। और जिन लोगों ने इनके प्रति सिंपैथी जताने की कोशिश की है, वो दिन दूर नहीं, 2 महीने बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा, उनको खुद ही अंदाज लग जाएगा कि हम लोगों ने जो इसका साथ दिया था कितना महंगा पड़ा। नहीं, तब क्या पुलिस वाले खुलकर इतना एक्शन ले पाते थे? आज देखिए उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से शैलेंद्र जी एनकाउंटर होता है, जिस तरह से अपराधियों को धर दबोचा जाता है, हालांकि सवाल इस पर भी उठाए जाते हैं, सियासत इस पर भी की जाती है, नहीं तब पुलिस को इतनी छूट थी क्या? देखिए, पुलिस को छूट उस समय बिल्कुल नहीं थी, और मैं तो उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि कितना पुलिस पे कंट्रोल था। मुझे सर्विस छोड़ के बाहर आना पड़ा, तो पुलिस का मनोबल ही गिर गया था। लेकिन अब वो मनोबल फिर से बढ़ा है। पुलिस आज वही, पुलिस से लोग खौफ खा रहे हैं, अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा इनकाउंटर ना हो, हम सरेंडर कर रहे हैं, या प्रदेश देश छोड़ के भाग रहे हैं, या उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। पहले तो नहीं कभी संपत्ति जब्त हुई, अब तो गैंगस्टर एक्ट में आप देख रहे हैं सैकड़ों करोड़ की इन लोग की संपत्तियां जब्त हुई हैं। तो निज़ाम बदला है, शासन बदला, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुआ है। जिनका मनोबल डाउन हो गया था सरकारी तंत्र का, वो फिर पुनः कायम हुआ है। एक कहते हैं ना, शासन का इकबाल होना, शासन प्रशासन का, तो वो इकबाल कायम हुआ है। आज इस मॉडल की डिस्कशन बाहर इंटरनेशनल लेवल तक पे हो रही है, नेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इन्वेस्टर समिट होती है तो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। तो सब ऐसे ही नहीं बदला है।
ये चंद लोग जो अपने तात्कालिक लाभ के लिए सोच रहे हैं कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं, तो जनता उनको जवाब देगी। रही बात कि किसी भी पुलिस हिरासत में या सरकारी हिरासत में कोई व्यक्ति है या अपराधी है, उसकी मौत होती है, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जुडिशियल या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। हम ही लोग पुलिस में थे, कोई इनकाउंटर होता था तो एक पुलिस का मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती थी, तो वो इंक्वायरी हो रही है। आज आप लोग के माध्यम से पता चला डिस्ट्रिक्ट जज को ऑर्डर किया गया है इस जुडिशियल गरिमा सिंह इंक्वायरी जी, के लिए 1 महीना में उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। गरिमा सिंह जी इस केस की इसकी जुडिशली जांच करेंगी, ये खबर आई है। एक और कहानी है कि 2005 और जब मुख्तार की तूती बोला करती थी, वो कर्फ्यू के टाइम में भी खुली जीप में बैठकर हथियार लहराता हुआ निकलता था अपने घर से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब मैंने कहा ना कि शासन का, सरकार का जब प्रश्रय मिल जाए माफियाओं को, तो हौसला किस लेवल पे बुलंद होता है। ये मऊ का दंगा में जिस तरह इसने खुली जीप में घूमा, ये जीता जागता उदाहरण है। कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को हिम्मत नहीं है बाहर निकले, और ये खुली जीप में छत पे बैठ के घूम रहा है। तो मजाक उड़ा दिया था शासन सरकार तंत्र का। इसने दिखाया था सब कुछ मेरे जेब में है, ये शासन प्रशासन मेरी जेब में है, जैसे मैं चाहूँगा वैसे चलाऊँगा। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, ख़त्म हुआ। वो समय था इनका, लोग, जनता जागरूक नहीं थी, यूथ पीढ़ी को इतना एक्सपोजर नहीं था इंटरनेट के माध्यम से। आज वो समय बदला है और देखिए क्या क्या इनको नतीजे मिल रहे हैं। आखिरी सवाल शैलेंद्र जी, क्या शैलेंद्र सिंह निकट भविष्य में, आने वाले समय में राजनीति में नजर आएंगे? देखिए, मैं जब सर्विस छोड़ा तो मेरे को ठप्पा लगाया गया कि आप भगोड़ा हैं, आप चुनौती का मुकाबला नहीं किया, आप छोड़ के चले गए। लेकिन मैंने लोगों से कहा, देखिए मैं छोड़ के भागा नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी के उस पायदान पर पहुँच के एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। मुझे पॉलिटिकल पार्टीज टिकट दे रही थी, लेकिन मैं 2004 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, और केवल इस बात को रखने के लिए अपना क्षेत्र भी छोड़ के लड़ा था, चंदौली जहाँ ठाकुरों का बाहुल्य था। मैं बनारस से लड़ा था, केवल ये कहने के लिए कि देखिए अंतिम ताकत डेमोक्रेसी में जनता के पास है। कैसे प्रतिनिधि चुनना है, कैसे सरकार बनाना, आप जैसा चाहोगे वैसे बनेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय 20 साल पहले जो बीज डाला गया, अब वो पुष्पित पल्लवित हो रहा है। ऐसे सरकारों को, ऐसे चरित्र के लोगों को लोग किनारे कर रहे हैं, इनको अब सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और उसके बाद जब राजनीति से भी मैं सीख के बाहर आया, मैं पिछले 10 साल से गौ संस्कृति पे, ग्रीन एनर्जी पे, पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहा हूँ। मैं उस पर ही खुश हूँ। मुझे बीच में भी ऑफर हुआ था टिकट का, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ जहाँ काम कर रहा हूँ वो फुल टाइम जॉब है और पूरी मेहनत मेरे उसमें लग रही है। रही बात भविष्य में क्या होगा, तो मैं खुद नहीं जानता था। मैं सर्विस ज्वाइन किया तो मुझे क्या मालूम था 10 साल बाद मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं तो यही सोचता था 30-32 साल मेरी एक फिक्स लाइफ हो गई। फिर राजनीति में आया, वहाँ भी मेरा बहुत बड़ा कद था, लोगों के बीच में जाता था, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने थी, लेकिन मैंने कभी नहीं वो सब लिया। फिर 10 साल वहाँ से भी हट के मैं अब ये काम कर रहा हूँ। तो कल को क्या मेरा रोल होगा, ये प्रभु जाने, प्रकृति जाने, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे जो भी प्रभु के माध्यम से कार्य सौंपा जाएगा, प्रकृति के माध्यम से उसके दुरुस्त करने के लिए जो काम करना होगा, वो मैं ईमानदारी से काम करूँगा। वक्त और हालात ने आपको और मजबूत बनाया शैलेंद्र जी, वो आपकी वाणी से भी झलकता है, प्रदर्शित होता है। शैलेंद्र जी, आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया डेली की तरफ से, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, दर्शकों के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत अनंत शुभकामनाएं। और सीधे चल रहे हैं यहाँ से